हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में बेसिकली आपको तीन फॉर्मूलेज याद रखने हैं और उस तीन फॉर्मूले से ऑलमोस्ट आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड 70% कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे। व्हाट आर दोस थ्री फॉर्मूलाज? तो वो तीन फॉर्मूलाज कौन से हैं? सो फर्स्ट हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ से मिल रहा है हमें, F is equals to ma, F is equals to ma, that is mass into acceleration is equals to force। एंड जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Force of attraction is directly proportional to product of their masses m1 and m2. Let's say these are the two massive objects and the distance between them is, let's say, r. Then force of attraction is equals to g. G is nothing but a gravitational constant, m1 m2 divided by r square, m1 m2 divided by r square। and जो थर्ड फॉर्मूला है हमें जो चाहिए इस केस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, सो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये फॉर्मूला इस केस में क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम लोगों को पता है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज ग्रेविटेशनल और गोल घूम रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चाहिए इस चैप्टर में, दैट इज F is equals to mv square upon r। F is equals to mv square upon r। ये तीन फॉर्मूलाज हैं। ओके, तीन फॉर्मूलाज दिमाग में ताला मार के रख दो और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो जाता है इन तीन फॉर्मूलाज के ऊपर। फर्स्ट अगेन F is equals to ma, सेकंड फॉर्मूला F is equals to g m1 m2 divided by r square, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास mv square upon r। ओके, जो सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग को और लगने वाले इस केस में, जैसे v is equals to हम लोग r ओमेगा लिखते हैं, देन सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग और एक फॉर्मूला लिखते हैं m r ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमें और एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड है जो टाइम पीरियड और वेलोसिटी को रिलेट करता है, v is equals to 2 pi r by t, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t। ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी, एंगल स्वेप्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो 2 pi is the nothing but a total angle of a circle divided by time period। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। ओके, अगर यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके, मतलब ये तीन फॉर्मूलाज अगर आपको पता है, देन वी कैन प्रोसीड। अभी आगे कैसे प्रोसीड करते हैं? हमें अभी निकालना है लेट्स से ग्रेविटी का वैल्यू कितना है। ओके, ग्रेविटी इन द सेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ पे कितना है या फॉर दैट मैटर कोई भी प्लैनेट पे कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये दो जो फॉर्मूलाज है ना, F is equals to mg एंड दूसरा F is equals to gmm by r square, इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या करेंगे हम लोग? इक्वेट कर देंगे। ओके, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वन ऑफ देम इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? mg होगा। सो दोनों को इक्वेट कर दिया, स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो वहां से मुझे डायरेक्टली g मिल गया। So g is equals to small g, that is acceleration due to gravity is equals to capital G, capital M by r square, where g, capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, in this case let's say assume कि हम लोग earth के with respect में बात कर रहे हैं, and capital R is the radius of earth। now next इंस्टेंट पे हम लोग चलते हैं, let's say अगर हम लोग कोई एक हाइट पे, सर्टेन हाइट पे, मतलब हम लोग अर्थ के अभी सरफेस पे नहीं है, लेट्स से हम लोग एक h हाइट पे आ गए अभी। ओके, तो उस केस में ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? ओके, सो इस डिस्कशन में हम लोग ना यहाँ पे नोटेशन फॉलो करेंगे। अगर मैं कहीं पे स्मॉल r लिख रहा हूं तो समझ जाना स्मॉल r का मतलब क्या होगा? कैपिटल R प्लस h। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ के सेंटर से हम लोग कितने ऊपर है। कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ का रेडियस, एंड h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ के सरफेस से हम लोग कितना ऊपर है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अर्थ के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं r टिल सरफेस, एंड उसके ऊपर लेट से हम लोग h हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, सो उसको मैं ले रहा हूं h, एंड टोटल हाइट हम लोग कितना लेंगे या फिर टोटल डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम लोग? स्मॉल r। ओके, तो चलो वहां पे अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं। कभी कभी पूछते हैं एक्सचेंज इन ग्रेविटेशन
ड्यू टू हाइट। ओके, तो उसके लिए डेरिवेशन करना है हमें। सो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू h। सो लेट्स से हम लोग एक h हाइट पे आ गए अभी। ओके, स्मॉल मास हमारा एक h हाइट पे है, कैपिटल मास कैपिटल M हमारा मास ऑफ द अर्थ ले रहे हैं हम लोग। अगेन कुछ नहीं दिमाग लगाना, वापस से वो दो फॉर्मूले हम लोगों को क्या करना है, इक्वेट करने हैं। कौन से दो फॉर्मूले इक्वेट करने हैं, F इज इक्वल टू mg और दूसरा हमारा F इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। ओके, सो दोनों फॉर्मूलास को अगर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेट किया देखो mgh। ओके, gh, h स्टैंड फॉर हियर एट अ सर्टेन हाइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। सो अगेन m कैंसिल हो गया, mgh इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r प्लस h दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे r प्लस h की जगह पे मैं स्मॉल r भी लिख सकता हूँ, एज वी डिस्कस्ड कि हम लोग r प्लस h को स्मॉल r लेने वाले हैं इस केस में। सो बोथ ऑफ द केसेस, पिछले वाले केस में हमें फॉर्मूला क्या मिला था, सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना मिला था, g इज इक्वल्स टू mg अपॉन r स्क्वायर, एंड हाइट पे कितना मिल रहा है mg अपॉन r प्लस h स्क्वायर। अगर दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, लेट्स से इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, दोनों का अगर डिवाइड किया मैंने, सो gh अपॉन g, यहाँ पे gm कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन r प्लस h दी होल स्क्वायर और नीचे बचा 1 अपॉन r स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, r स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और r प्लस h दी होल स्क्वायर नीचे आ गया। सो बेसिकली आपका ये फॉर्मूला रेडी हो गया। ओके, मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इस g को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। सो gh इज इक्वल टू g r डिवाइड बाय r प्लस h दी होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, बेसिक फॉर्मूला तो यही है gh, एग्जैक्ट वैल्यू कितना निकालना होगा तो अब, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, gh और g को क्या किया है, रिलेट किया है। मतलब एक सर्टेन हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी सरफेस, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, कंपेयर किया है। सो gh इज इक्वल टू g ब्रैकेट में r डिवाइड बाय r प्लस h दी होल स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, इसको ना फ्लिप करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा, r प्लस h डिवाइड बाय r रेज टू माइनस 2। ओके, देन r हम लोगों ने इससे डिवाइड किया तो 1 प्लस h बाय r रेज टू माइनस 2, 1 प्लस h बाय r रेज टू माइनस 2। देन यहां पे हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है। ओके, अगर बाइनोमियल थ्योरम का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके वहां पे चेक करो, यहाँ पे वहां उस इक्वेशन वहां पे मैंने बताया ये एग्जैक्टली कहां से आ रहा है। ओके, मैंने लास्ट के अगर 5-6 मिनट देखोगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दिए बाइनोमियल एक्सपेंशंस के, तो वहां से हम लोग ये डेटा फेच कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एजम्पशन क्या ले रहे हैं हम लोग, r इज मच ग्रेटर देन h। सो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाय r। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब h हाइट का वैल्यू ना बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब यूज करना है, अदरवाइज यही यूज करना और यहां से ही वैल्यू निकालना है। नहीं तो कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करते हो और वैल्यूज हमें रॉन्ग आ जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है। इस फॉर्मूले का प्रॉब्लम क्या बता, लेट से अगर h का वैल्यू यहाँ पे मैंने h का वैल्यू अगर मैंने लेट से r/2 डाल दिया, h का वैल्यू मैंने लेट से r/2 डाल दिया, सो यहाँ पे r डिवाइड बाय r हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 और 1 माइनस 1 0। तो मतलब बोल क्या रहा है ये फॉर्मूला, r/2 पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, which is not the case। तो ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। सो आई यूजुअली से स्टूडेंट्स कि ये वाला फॉर्मूला याद रखो या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ओके, कुछ याद ही नहीं आ रहा, लास्ट सिनेरियो में ये बोलता हूं मैं, हाउएवर उसको अवॉइड करो। फॉर्मूला कौन सा याद रखना, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। उससे पहले यहां से कंक्लूजन में क्या निकल सकता है, देखो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ रहा है, मतलब ये लीनियरली कम नहीं हो रहा। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक कर्व फॉलो करेगा, ठीक है। याद रखना, हम लोग इसका ग्राफ भी बनाने वाले हैं। याद क्या रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर जाए, अर्थ बोलने से कोई भी प्लैनेट के सरफेस के अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो कहां से पता चला, देखो यहाँ पे क्या r प्लस एच डी होल स्क्वायर है। सो r प्लस एच डी होल स्क्वायर इसका वैल्यू
बढ़ते जाएगा तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा, पूरा फ्रैक्शन हमारा कम होते जाएगा। ओके, व्हेनेवर r प्लस h ये टेंड्स टू इंफिनिटी को भी जाएगा ना, तो gh का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 कहीं पे भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट विल नेवर बी 0, कहीं पे भी 0 नहीं होता। मतलब अगर अर्थ का ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस यहां से अगर मुझे 1 लाइट मिलियन अवे भी अगर देखना है या फिर 1 लाइट ईयर अवे देखना है तो वहां पे भी मुझे मिल जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। अगर मैं अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहा हूं अभी, ओके, पिछले वाले केस में क्या कर रहे थे हम लोग, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे थे, अभी अर्थ के सरफेस से हम लोग कहां पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगेन इस केस में भी हमें वही फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल्स टू mg, और दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल्स टू gmm by r²। हाउएवर यहां पे थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करने हैं फॉर्मूलाज में। क्यों, देखो पिछले वाले केस में क्या था, अगर मैं अर्थ को एज एक स्फीयर एज्यूम कर रहा हूं और उसके ऊपर जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मास है मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, ओके, पूरा का पूरा मास खींच रहा है। मतलब ग्रेविटी के फॉर्मूले में यहाँ पे कैपिटल M यूज करना वैलिड है। हाउएवर अगर मैं गड्ढा खोद रहा हूं, ओके, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, गड्ढा खोद रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो होगा क्या, लेट्स से मैं पहले यहां पे खड़ा था इस लोकेशन पे अर्थ के सरफेस पे, और मैंने लेट्स से d स्मॉल d ये डेप्थ के अंदर में चला गया। सो अभी प्रॉब्लम क्या पता है, अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ना उसके नीचे अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूं, लेट्स से दिस वन, टेक्निकली स्पीकिंग इतना मास मुझे नीचे खींच रहा होगा, ठीक है, और ऊपर वाले मास का हम लोग इफेक्ट क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अभी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, विच इज बियॉन्ड आवर स्कोप। सो यहाँ पे याद क्या रखोगे, ये जो मास है ना, इतना ये जो रिंग है, इसका हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, इफेक्ट नहीं हो रहा मतलब उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 है, एंड इट इज 0। हम लोगों को पता है ये 0 होता है। ठीक है, सो अभी मेरे लिए अर्थ कौन सा है जिसका रेडियस कितना, अभी r माइनस डी। मेरे लिए अर्थ कौन सा हो गया अभी, r माइनस डी। सो ऑब्वियसली जो पहले मेरे लिए अर्थ था उसका रेडियस कैपिटल R था, और उस केस में उसका मास क्या था, कैपिटल M था। अब ऑफ ए सडन हम लोगों ने अर्थ को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अर्थ को छोटा नहीं कर दिया, मतलब हम लोग सर्टेन डेप्थ में आ गए, तो जो मेरे पैर के नीचे जो जमीन है वहां पे अगर मैं एक स्फीयर बना रहा हूं विथ एज्यूमिंग सेंटर ऑफ द अर्थ इज कोइंसाइडिंग विद द आवर सरफेस, तो उस केस में जो रेडियस है वो कितना हमारा, r माइनस डी। उस केस में रेडियस कितना, r माइनस डी। तो ऑब्वियस रीजन है कि वहां पे जो मास होगा, उसका जो मास होगा, ओके, जिस स्फीयर पे हम लोग खड़े हैं, वो मास क्या होगा अभी हमारा, कम होगा। तो अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो फॉर्मूला में हम लोग मास यूज करेंगे, वो कौन सा मास यूज करेंगे, ये वाला मास यूज करेंगे, लेट्स से md। ओके, d स्टैंड फॉर एट अ सर्टेन डेप्थ, क्योंकि कैपिटल M हम लोग यूज नहीं कर सकते इस केस में। चलो, तो फिर अभी मुझे करना क्या पता है, अभी ये md को है ना हम लोगों को रिलेट करना है कुछ और टर्म से जो कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग एक और assumption लेते हैं, दैट इज रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए अर्थ। हम लोग एज्यूम करेंगे कि अर्थ का जो डेंसिटी है थ्रू आउट क्या है, सेम है, विच इज अ बिग assumption, क्योंकि हमें पता है अर्थ का जो डेंसिटी है, लेयर्स होते हैं, सॉइल्स के लेयर्स होते हैं, करेक्ट, उनका डेंसिटी सेम नहीं होता, बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंट और सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स एज्यूम दैट जो डेंसिटी है अर्थ का वो क्या है हमारा, सेम है। सो मास इज इक्वल्स टू रो v, रो इज नथिंग बट डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू रो v, v इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, सो यहां से मुझे डेंसिटी मिल जाएगी, तो रो इज इक्वल्स टू 3m डिवाइड बाय 4 पाई r क्यूब, ये हो जाएगी हमारी अर्थ की डेंसिटी। ये क्यों निकालना हम लोगों ने, देखो अगर मैं अर्थ के सरफेस पे भी हूं या फिर अर्थ के नीचे भी आ रहा हूं
तो ये जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहने वाली है मेरी, सेम रहने वाली है। सो अभी हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ग्रेविटेशन का, वहां पे जो मास का टर्म आ रहा था उसको हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, डेंसिटी से। देखो कैसे, देखो हमारे पास m d क्या बनेगा फिर, रो वी डी, एम डी इज इक्वल टू रो वी डी। अगेन ये सेम फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहा हूं, ओके। पर अभी इस केस में मुझे रो पता है जो हम लोगों ने वैल्यू यहां पे लिखा है, सो रो का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी डी वॉल्यूम निकालते वक्त, यहां पे जो वॉल्यूम निकालते वक्त हम लोग रेडियस क्या एज्यूम करेंगे, r माइनस डी, क्या एज्यूम करेंगे, r माइनस डी। सो मुझे एम डी का वैल्यू मिल गया, मास का। कौन सा मास, जहां पे मैं खड़ा हुआ अभी, ओके। सो एम डी इज इक्वल टू एम आर माइनस डी दी होल क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब, ओके। ये हो जाएगा मेरा मास, ओके। अभी इतना हो गया तो हमारे जो ओरिजिनल फॉर्मूलास थे उसको, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अभी इक्वेट करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम जी डी, यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम डी एम डिवाइड बाय आर माइनस डी दी होल स्क्वायर। ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ से और ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से। अगेन क्या करना है, दोनों को इक्वेट। सो जैसे ही इक्वेट करोगे तो हमें और एक पैरामीटर मिलेगा जीडी, ओके। जीडी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, जी एम डी डिवाइड बाय आर माइनस डी दी होल स्क्वायर। अगेन जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारे पास, ओके 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 ओके, यहां से कहां बोल सकते हैं हम लोग, ये एम डी, ये वाला जो एक्चुअल अभी एमडी जो है ना वो वेरी करते जाएगा, जैसे जैसे मैं अंदर जाते रहूंगा एमडी का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो मुझे एक ऐसा टर्म चाहिए जो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, एमडी को ना रिलेट कर रहा हूं एम और आर के फॉर्म में। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एमडी का जो वैल्यू है मेरे पास, एमडी इज इक्वल टू एम आर माइनस डी दी होल क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। तो एमडी के जगह पे यहाँ पे मैंने वो वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला, ठीक है। नीचे पहले से आर माइनस डी दी होल स्क्वायर प्रेजेंट था, सो दो ब्रैकेट कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ r माइनस डी बचेगा, ठीक है। सो gd मुझे फाइनली क्या मिला, gd इज इक्वल टू gm r माइनस डी डिवाइड बाय r क्यूब, ओके। यहां तक समझ में आई है। नेक्स्ट चलते हैं, gd और g का भी क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन निकालते हैं। जैसे हमने gh और g का रिलेशन निकालना था, वैसे अभी gd एंड g का रिलेशन निकालेंगे, ओके। अगेन GD एंड G को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड किया। G तो हम लोगों ने पहले से नीचे पहले निकाल के रखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। यहाँ पे GM अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, GD और G को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो मुझे नया फॉर्मूला मिल जाएगा, GD बाई G इज इक्वल्स टू R माइनस डी बाई R। अगेन G को यहाँ पे लेके जाएंगे, सो हमारे पास नया फॉर्मूला मिल गया, और एक GD is equals to G ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब d का वैल्यू एक्जैक्टली r होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, ओके। और यहां पे देखो ये ना लीनियर कर्व फॉलो करेगा, तो जैसे यहां पे एक कर्व बना के रखा है, देखो क्या बना है यहां पे, एक्स एक्सिस में हम लोग r ले रहे हैं, स्मॉल r मतलब हमारा जो डेप्थ या फिर हाइट को इंक्लूड करके जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे लेट से अर्थ का रेडियस लेते हैं कैपिटल R, यहाँ से 0 से हम लोग ने रेडियस बढ़ाना चालू किया, ओके। 0 से रेडियस बढ़ाना, रेडियस बोलने से अच्छा डिस्टेंस बढ़ाना चालू किया सेंटर से, ओके। सो R जब आएगा तो हमारा ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, और R से जैसे जैसे कम नीचे आएंगे ग्रेविटी का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और सेंटर पे कितना होगा, 0। एंड R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू अगर कैपिटल R से बढ़ गया, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होते जाएगा। रिमेंबर ये यहाँ पे कभी भी टच नहीं होता, ये टच नहीं होता, ओके। ये टच नहीं होता, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे टच नहीं होगा, ठीक है। और ये जो पीक वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पीक वैल्यू कहां पे अटेंड होता है, एट दी
सरफेस, और हम लोग इसका अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी जरूरी नहीं है कि 9.8 अर्थ के सरफेस पे है तो इसका मतलब पोल पे भी सेम होगा एंड इक्वेटर पे भी सेम होगा। सो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू इक्वेटर, और यहां पे हमारा जो कंसेप्ट यूज होता है वो है अर्थ का रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे अर्थ सरफेस पे सेम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग वही देखने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लेट्स से मैं अगर इक्वेटर पे हूं, इक्वेटर से थोड़े टाइम के बाद मैं लेट्स से तो मूव करते जा रहा हूं आगे 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 पोल पे आ रहा हूं, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी या अलग रहेगी वो हमें देखना है। ठीक है, अभी यहां पे कैसे करना देखो इसको, लेट्स से कंसीडर वन सर्कल, लेट्स से इट्स रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑफ रेडियस r। ओके, और लेट्स से मैं यहां पे खड़ा हूं इस लोकेशन पे, और मैं जहां पे खड़ा हूं मेरा पॉइंट क्या है P है। ओके, तो अर्थ मुझे कहां पे खींच रही होगी, यहां पे। ओके, विद एक्सेलरेशन स्मॉल g, और लेट्स से ये इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटर से मेरा एंगल जो बन रहा है उस पॉइंट P तक का वो है लेट्स से थीटा। ओके, ये एंगल क्या है मेरा थीटा है, इसको ठीक से समझ के लो। अभी नाउ जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, अभी देखो मेरा अर्थ कैसे गोल घूम रहा है ऐसे। ओके, लेट्स से ये अर्थ है, सो अर्थ ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ओके, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं इस थंब के लोकेशन पे, तो मैं क्या कर रहा हूं ऐसे जा रहा हूं, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं डिस्क पे खड़ा हूं, डिस्क के एज पे खड़ा हूं। लेट्स से अर्थ को ले लो और अर्थ को ऐसे स्लाइसेस में काटो। ठीक है, अर्थ को क्या करो ऐसे स्लाइसेस में काटो, और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं वहां पे एक स्लाइस होगी ऐसे अर्थ की, वो एक डिस्क की तरह अपीयर होगी, और डिस्क क्या कर रहे हैं ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। बराबर, सारे डिस्क को अगर आप पाइल अप करोगे वापस से तो आपको अर्थ मिलेगा और अर्थ ऐसे गोल गोल घूमते हुए मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द डिस्क। अभी जो डिस्क लिया है मैंने, इक्वेटर पे उसका जो रेडियस होगा वो अर्थ के रेडियस के जितना ही होगा। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, डिस्क के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ओके, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर सेम ही रहेगा, डिस्क का जो एरिया है वो क्या, डिस्क का जो रेडियस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेट्स से दैट रेडियस इज स्मॉल r, और ये जो डिस्क है मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं ऐसे, चलेगा। ओके, अभी मुझे बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, लेट्स से मैं मैरीगो राउंड पे बैठा हूं एंड ऑल ऑफ अ सडन मैरीगो राउंड स्टार्ट हो गया, तो मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू करेगा। अगर वो मैरीगो राउंड सफिशिएंटली फास्ट गोल घूमने लग गया तो मैं मैरीगो राउंड से क्या हो जाएगा, बाहर फेंक दिया जाऊंगा। बराबर, क्योंकि मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा रहेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि मैरीगो राउंड मेरा क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। The same concept can be applied over here। अगर अर्थ गोल घूम रही है तो वो जो डिस्क है वो गोल घूम रही है, और उस डिस्क के एज पे मैं बैठा हूं तो वो डिस्क मुझे क्या कर रही होगी, बाहर फेंक रही होगी। कौन से फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ओके, लेट्स से ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो मेरे ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मेरे ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा टेक्निकली इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो वो कितना होगा मेरे लिए, r स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर मैंने सप्लीमेंट्री फॉर्मूलास याद रखने बोले थे आपको, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ओके, इफ यू नॉट रिमेंबर यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, देखो ये वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। हमें जो स्मॉल r है ना, ये क्या होगा, लोकेशन टू लोकेशन चेंज होते जाएगा। मुझे ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए जो बार बार चेंज हो रही है, तो हम लोग क्या करने पता है, इस r को है ना, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल r को क्या करेंगे, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल r जिस डिस्क में मैं खड़ा हूं, एंड r ओमेगा स्क्वायर जो मेरे ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ओके, इफ यू रिमेंबर यहाँ पे जो एंगल था हमारा, ये क्या था, हमारा थीटा था। बराबर, यहाँ पे जो एंगल था हमारा वो क्या था, थीटा था। ओके, सो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये थीटा है, या फिर यहां से आपको थीटा लेना रहेगा तो ये भी थीटा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर ये आर है ये एंगल थीटा है तो उसका जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या रहता है, उसका कॉस रहता है, या फिर जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, कॉस ऑफ थीटा इनटू हाइपोटेन्यूज। या फिर सिंपल इसको हम लोग ट्रिगो में देखा था, x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, r sin थीटा। y मतलब क्या होता है, मेरा एंगल के सामने वाला साइड, एंड x मतलब मेरा क्या होता, एंगल के एडजेसेंट वाला साइड। ओके, सो इस केस में स्मॉल r मेरा क्या बन जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा, स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा इस केस में बन जाएगा r, कैपिटल R। ओके, सो दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ओके, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यहां तक समझ में आया ना? देखो इसमें और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग। ओके, ये हम लोग लिखा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा, यहां से हम लोगों ने a को रिप्लेस कर दिया। और नेक्स्ट कांसेप्ट समझ के लो क्या चल रहा है। ओके, लेट्स से यहां पे कर देता हूं मैं, ये जो पॉइंट P है जहां पे मैं खड़ा था, ग्रेविटी कहां पे चल रही है, ऐसे, बराबर, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चल रहा है वो कहां पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, बराबर। तो अभी मैं क्या करूंगा पता है, ये जो r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा है ना, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूं। एक पार्ट क्या होगा, जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। ओके, सो ये जो पैरामीटर होगा कौन सा, ये वाला। ओके, ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट मेरा जो एक्सेलरेशन है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो मुझे एक्चुअल में अगर ग्रेविटी निकालनी होगी उस लोकेशन पे, ओके, विच इज लेट्स से g डैश, सो उस g डैश को कैसे निकालूंगा मैं, g माइनस दिस कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? देखो g तो ओरिजिनली जो हम लोगों ने निकाला है स्मॉल g, एंड एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से, ओके, एक कंपोनेंट ऐसे बन रहा है जो इस g के क्या ऑपोजिट है। तो जो मैं एक्चुअल में ग्रेविटी वहां पे जो फील करूंगा वो क्या होगी, जो नॉर्मल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल ग्रेविटी का वैल्यू कैलकुलेट किया है उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कौन से क्वांटिटी से कम होगा, इस क्वांटिटी से, जो ये कंपोनेंट है। लेट्स सी अभी वो कंपोनेंट कितना आ रहा है। सो कंपोनेंट ऑपोजिट टू g कितना हो जाएगा हमारा, a cos थीटा। अब a क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं। अगेन cos थीटा कैसे है, इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने एंगल थीटा लिया था, देखो ये थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। और हम लोगों ने इसको वापस से दो कंपोनेंट में क्या किया था, रिजॉल्व किया था। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिया तो, और ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हमारा क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन था a, बराबर। ये अगेन 90 डिग्री था, तो ये वाला कंपोनेंट अगेन क्या हो जाएगा मेरा, a cos थीटा, अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, वो क्या हो जाएगा मेरा a cos थीटा। सो जो ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है वो कितना मेरे पास, a cos थीटा, और a का वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दो बार cos आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, आई एम रिपीटिंग, हम लोगों ने क्या किया, वापस से एक बार क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला, और जो क्या कर रहा है, g के ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है। अगेन g को ये वाला जो कंपोनेंट है, ओके, कंपोनेंट ऑपोजिट टू g, इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया ये थीटा है, ये a है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा a cos थीटा। So g dash net acceleration due to gravity at that location is g minus omega square r cos square theta. Okay? Now यहां से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। देखो थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, यहां से सेंटर से और इक्वेटोरियल प्लेन से, बराबर। जैसे थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करते गया, तो एग्जैक्टली अगर मैं पोल पे आ रहा हूं, एग्जैक्टली अगर पोल पे गया, सो cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, एंड cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो
g एट पोल इज इक्वल्स टू g, मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, वो सेम वैल्यू पोल पे अपीयर होगा। हाउएवर इक्वेटोरियल प्लेन पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एंगल कितना होगा यहाँ पे 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब g डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। So one can say that acceleration due to gravity is maximum at the pole and minimum at equatorial plane। कितने से कम हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r से। ठीक है, ये था हमारा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड। देखो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज किए, ओके, दैट इज F इज इक्वल टू mg, और दूसरा यूज किया हम लोगों ने F g m बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल वाला यूज किया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला यूज नहीं किया। हम लोगों ने तीन डेरिवेशंस किए, मेजर तीन डेरिवेशंस किए, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू लैटिट्यूड। इन तीनों केसेस में दो ही फॉर्मूला यूज है मेजर। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, ना जो थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा के लिया था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का, अभी उसका यूज करते हैं हम लोग। लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेट्स से इस केस में अगर हम लोगों ने ले लिया मून को, सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, ओके, तो वो गोल घूम रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, तो इन दिस केस ग्रेविटी। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, इट कैन बी अ नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसका अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है या फिर वो कितने रेडियस में घूम रहा है, कौन से रेडियस में घूम रहा है, वो निकालना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो और ग्रेविटी के फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, दूसरा मुझे फॉर्मूला भी पता है, F इज इक्वल टू mg। अगेन दोनों को इक्वेट करो, मुझे वेलोसिटी मिल गई। काफी इजी है ये, तीन फॉर्मूला याद रखो, फटाफट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। तो अभी ये जो वेलोसिटी है, ये किसके लिए लिए थे हम लोग, एज्यूम कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट मेरा क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के पास है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गोल घूमेगा, सर्कुलर फैशन में गोल घूमेगा। ओके, देयर आर अदर वेज आल्सो, तो वो भी हम लोग देखेंगे और कौन से वेज में घूमेंगे। फॉर टाइम बिंग इतना समझ के लो, अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी vc, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी vc। ओके, हमारे पास और एक फॉर्मूला है F का, F इज इक्वल टू mg के अलावा हमारे पास न्यूटन का भी फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। इसको अगर मैंने इसके साथ इक्वेट कर दिया, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट g m बाय r, या फिर सीधा सीधा अगर मैंने यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो भी मुझे मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है कैसे करना, g का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है तो ये सब्स्टिट्यूट करो। ये कहां से किया हम लोगों ने, तो फर्स्ट डेरिवेशन से। ठीक है, या फिर इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके करना रहेगा तो वैसे भी कर सकते हो। देखो इन दोनों फॉर्मूला को अगर इक्वेट किया, m स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू g m बाय r स्क्वायर। ओके, स्मॉल n कैंसिल, एक r कैंसिल, सॉरी ये g हो जाएगा। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m बाय r, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g m बाय r। कुछ नहीं, तीन फॉर्मूले थे, उसी को बार बार लिखे जा रहे हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाइट h। अगर अभी ये जो किया हम लोगों ने यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कैपिटल G और कैपिटल R यूज किया है। ओके, स्मॉल g h यूज नहीं किया हम लोगों ने, एंड कैपिटल R यूज किया। कैपिटल R यूज किया मतलब अर्थ के सरफेस पे, मतलब अब भी अगर मुझे अर्थ के सरफेस पे गोल गोल घूमना है विदाउट स्पेंडिंग टू मच एनर्जी, तो मुझे कौन से वेलोसिटी से भागना है, अंडर रूट g m बाय r। अगर इस वेलोसिटी से अगर मैं भागना चालू करूंगा तो अर्थ के सरफेस के ऊपर गोल गोल घूमना क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। ऑब्वियसली सरफेस मतलब थोड़ा सा तो मुझे हाइट तक चाहिए रहेगा, 1-2 मीटर अगर मैं हाइट पे खड़ा हूं और वहां से सडनली मेरे को इतना वेलोसिटी मिल गया तो मैं गोल गोल घूमते रहूंगा, जैसे मून गोल घूम रहा है। ओके, अब ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सर्टेन हाइट पे जाते हैं,
लेट्स से मैं हाइट पे आ गया, हाइट कौन सा हमारा h, तो वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहां से मुझे एक मिल जाएगा vc², ठीक है ठीक है ठीक है, यस यहां से एक मिल जाएगा, यहां से सेम। पिछले केस में मुझे vc का वैल्यू क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ लेट्स से gr मिला था। इस केस में मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ghr प्लस h मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और बाउंसर ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, mv² अपॉन r, ये m है, ये v² है और ये r है, ठीक है। दोनों को आगे इक्वेट किया और हमें फॉर्मूला मिल गया। सेम यहां पे भी मिल गया। पिछले केस में क्या मिला था, vc इज इक्वल टू gm अपॉन कैपिटल R, और ये पूरा अंडर रूट में था, ये अर्थ के सरफेस पे था। सर्टेन हाइट पे जाओगे तो r के जगह पे क्या आएगा, r प्लस h आ जाएगा। दैट्स इट, इतना इजी है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट gr, अंडर रूट gr, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, यहाँ पे जो एक्चुअल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे वो पूरा यहाँ पे बताया मैंने। हाउएवर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो नेक्स्ट स्लाइड पे बताया मैंने, वो भी समझ के लो। ये अगर आपको एग्जाम में आ गया, डिराइव करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो उस केस में ये पूरा करना है। अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, वो कहां से है, उसका एक लॉजिक जानना रहेगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में फटाक से बता दूंगा उसको। ओके, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, 5 मिनट ध्यान दो यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट इसमें जाके इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, इसको याद कैसे कर सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या रहता है, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। अभी अगर मैं अर्थ में खड़ा हूं, ओके, सो अर्थ ने क्या किया है, मुझे बांधे रखने के लिए, हम सबको बांधे रखने के लिए, बाइंड करने के लिए, बाउंडेड के लिए हमें क्या किया है, एक एनर्जी स्पेंड करके रखा है। तो एनर्जी का वैल्यू कितना है वो निकालना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, या फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बोलेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट, इसमें अभी अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी चीज की, तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, और फॉर दैट मैटर अगर मुझे एनर्जी निकालनी है किसी भी चीज के ऊपर कितनी स्टोर है, सो हम लोग उल्टा क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क कितना किया गया है। अगर मुझे वर्क पता चल गया तो मुझे एनर्जी पता चल जाएगी। देखो ये क्रोनोलॉजी समझ के लो, मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं निकालूंगा क्या, वर्क, ठीक है। तो वर्क कैसे निकालता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे आएंगे। अभी फोर्स कितना लग रहा है, तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। तो चालू कहां से करना है, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से चालू करना है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकालना है, वर्क से हम लोग क्या करने वाले, एनर्जी। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सो कैसे करते देखो, लेट्स से अभी मैं अर्थ पे खड़ा हूं, एज्यूम करो मैं अर्थ पे पहले से नहीं था, ओके, लेट्स से आई एम एन एलियन, मैं कहीं से दूर से आया हूं। सो अगर मैं कहीं दूर से आ रहा हूं तो उस लोकेशन पे, ओके, अर्थ का मेरे ऊपर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से, और वो लोकेशन है मेरा डिस्टेंस है लेट्स से r2, ओके, और वो r2 डिस्टेंस से मैं लेट्स से आ रहा हूं r1 पे, ओके, r2 डिस्टेंस लेट्स से पॉइंट है a एंड r1 डिस्टेंस है लेट्स से एट अ पॉइंट b। तो मैं क्या कर रहा हूं, r2 से r1 पे आ रहा हूं। r2 से कहां पे आ रहा हूं मैं, r1 पे आ रहा हूं। तो अभी r2 से r1 पे जब मैं आऊंगा तो एक सडन स्टेप पे तो नहीं आऊंगा, धीरे 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 करके नीचे आऊंगा। सो लेट्स से हर एक इंस्टेंट में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, dr छोटा छोटा डिस्टेंस से आ रहा हूं। तो उससे क्या होगा, मैं मेरे ऊपर अर्थ क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, dr डिस्टेंस से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, मेरे ऊपर वर्क हो रहा है, ओके। तो ये वर्क ही अभी हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेट करने वाले, और उससे हम लोग क्या करने वाले, एनर्जी पे कंक्लूड करने वाले। लेट्स से एट एनी इंस्टेंट पॉइंट P पे हम लोग, लेट्स से यहाँ पे क्या है, पॉइंट P पे, which is a distance of r, लेट्स से डिस्टेंस कहां पे, r पे, पॉइंट P ले रहे हैं, which is at a distance of r। so फोर्स कितना लग रहा रहेगा मेरे ऊपर उस टाइम पे, gm अपॉन r स्क्वायर। ऑब्वियसली स्मॉल r स्क्वायर हम लोगों ने पहले बोला था, हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, कैपिटल R प्लस h के लिए ले रहे हैं। जैसे जैसे स्मॉल r चेंज होते जाएगा वैसे वैसे मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज होते जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। नाउ इस P पॉइंट पे मेरे ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो कितना होगा, dr का होगा। एज वी डिस्कस हम लोग स्लोली 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 नीचे आ रहे हैं। तो कितने डिस्टेंस से मैं आगे मूव कर रहा हूं, dr डिस्टेंस से मूव आगे कर रहा हूं, और उस टाइम पे मेरे ऊपर फोर्स कितना लग रहा रहेगा, gmm अपॉन r स्क्वायर, ओके। सो स्मॉल वर्क डन, यहां से dr डिस्टेंस मूव करने के लिए मेरे ऊपर जो वर्क डन हुआ रहेगा dw,
वो कितना होगा एफ डी आर। अब ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे ऊपर कितना वर्क हुआ मुझे पता चल जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वर्क को क्या करेंगे, इस वाले स्मॉल वर्क को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, सम अप कर रहे हैं हम लोग। ओके, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। सिंस कंटिन्यूअस फैशन में है तो इंटीग्रेशन, अगर डिस्क्रीट फैशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग समेशन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो समेशन और इंटीग्रेशन फॉर आप लोग मान के चलो ये सेम ही काम कर रहे हैं, दैट इज एडिशन। ओके, सो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। रेडियस कहां से चेंज हो रहा है, रेडियस बोलने से अच्छा डिस्टेंस कहां से चेंज हो रहा है, R2 से R1। अपर लिमिट R2, लोअर लिमिट मेरा R1। F का फॉर्म, F का वैल्यू डाल दिया GMM by R²। इंटीग्रेट करना है मेरे को इसको dr के साथ। G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, R², ये जो R है ये क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ओके, 1/r² है तो उसको मैं r⁻² ले सकता हूं, उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन का, x⁻n का। x⁻n का फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो n का वैल्यू -2 है +1, n का वैल्यू -2 है +1। सो r⁻−1 डिवाइड बाय -1, अगेन रेसिप्रोकेट कर दिया, -1/r। ओके, और ये आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यूज लिखे। एक बार इंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1/r2 माइनस 1/r1, ऑब्वियसली माइनस साइन भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको मैंने आगे लिख दिया। तो ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला हो गया जो मेरे ऊपर वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है, GMM इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, नेक्स्ट इंस्टेंट, लेट से अभी जो मैं आ रहा था, मैंने बोला था कि मैं लेट से एक एलियन हूं और मैं कहीं दूर से आ रहा हूं, तो दूर से आ रहा हूं तो मेरा जो R2 का वैल्यू टेक्निकली क्या होगा, इंफिनिटी होगा, काफी दूर होगा वो। सो लेट से R2 अगर इंफिनिटी को अप्रोच करना है, सो 1/∞ ये हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे, टेंड्स टू 0 होगा। सो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग उसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। सो 1/∞ हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0। तो वर्क डन मेरे ऊपर कितना हुआ रहेगा, GMM/R1। अभी 1 लिखने का भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अभी हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस की बात करें। सो मेरे ऊपर वर्क कितना हुआ है, GMM/R1। तो ये वर्क किसने किया है, अर्थ ने किया है। सो अर्थ ने क्या किया, मेरे ऊपर एनर्जी स्पेंड की है। तो दैट्स व्हाई ये जो वर्क डन होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होगी, इसके नेगेटिव में होगी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, अर्थ ने एनर्जी स्पेंड की है मुझे बाइंड करने के लिए, तो इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। U इज इक्वल टू -GMM/R, या फिर बाइंडिंग एनर्जी BE इज इक्वल टू -G/R भी बोल देंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये स्मॉल r हमारा कैपिटल R भी हो सकता है। अगर अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे भी अर्थ ने हमारे ऊपर क्या किया, एनर्जी स्पेंड की है। किसके लिए, हमें अर्थ पे बांधे रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए, तो उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। ओके, एज आई सेड हम लोग इसका एक और एक तरीका भी देखेंगे। अगर ये डेरिवेशन याद नहीं रखना, सिंपलिस्टिक वे में कैसे रखेंगे। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, mgh, करेक्ट। अब ये जो हाइट होती है स्मॉल h, ये टेक्निकली स्पीकिंग इस केस में हम लोग कहां से मेजर करेंगे, अर्थ के सेंटर से। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं ऊपर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। और अर्थ के सरफेस पे हम लोग बोलते हैं कि 0 होती है, बट यूजुअली 0 नहीं होती है। लेट्स से अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर लेट्स से मैंने ऐसे कुछ वेल डिग कर दिया और आप उसके ऊपर खड़े हो, खड़े कैसे, लेट्स से मैं यहाँ पे लेट्स से अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़ा हूं और लेट्स से मुझे एक प्लांक पे खड़ा किया, वुडन प्लांक पे खड़ा किया, और वुडन प्लांक के नीचे से ना लेट्स से जमीन को खोदना चालू कर दिया। मैं प्लांक पे खड़ा हूं, अभी वो सडनली प्लांक को अगर खींच दिया तो मैं कहां पे गिरूंगा, सीधा गड्ढे में। तो इसका मतलब सरफेस पे भी मेरे ऊपर क्या थी, एक एनर्जी थी, मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी। मतलब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे 0 नहीं होती है। हाउएवर कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ही ग्राउंड को ले रहा हूं तो उस केस में मैं 0 एज्यूम करके चल सकता हूं, अगर रेफरेंस पॉइंट मैंने अर्थ को सरफेस को लिया है तो। हाउएवर इस केस में हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहां से लेंगे, अर्थ के रेडियस को ले लेंगे, अर्थ के सेंटर को ले लेंगे।
सो अर्थ के सेंटर के विद रिस्पेक्ट में मैं अभी कहां पे खड़ा हूं, सरफेस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो मेरे ऊपर जो एनर्जी स्टोर होगी, मेरे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, mg r, बराबर, करेक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने g का वैल्यू निकाल के रखा था, g का वैल्यू क्या था, कैपिटल G कैपिटल M बाय r, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो r स्क्वायर था यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, r कैंसिल हो गया तो मुझे सेम फॉर्मूला मिल गया, gmm बाय r। यहाँ पे क्या मिला, gmm बाय r। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ ले लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं नेगेटिव साइन को भी हटा दूंगा ना तो भी चल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी हमारी माइनस gmm बाय r। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी अर्थ ने मेरे ऊपर क्या क्या एनर्जी स्पेंड की है, कितनी, माइनस gm बाय r, ओके, बाइंडिंग एनर्जी है। अगर मेरे को अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, मुझे अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या करना है, बाहर निकलना है। सो अर्थ ने मुझे अभी पकड़ के रखा है, कौन से एनर्जी के साथ, gmm बाय r, लेट्स से अर्थ है और अर्थ ने मुझे पकड़ के रखा है। अभी अगर मेरे को ये छुड़वाना होगा हाथ को, तो मुझे कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, जितना अर्थ ने मेरे ऊपर स्पेंड किया है। सो एग्जैक्टली अगर मैं इतना एनर्जी अर्थ को दे दिया, gmm बाय r, gmm बाय r, अगर मैंने इतना एनर्जी अर्थ को सप्लाई कर दिया तो अर्थ बोलेगा अभी तू निकल ले, मैंने तेरे ऊपर जितना खर्च किया है वो हो गया, अभी तू निकल। तो सेम अगर इतना ही एनर्जी अगर मैंने अर्थ को दे दिया तो मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाऊंगा। सब ये एनर्जी दे कैसे सकते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी हो सकती है, कोई भी मीडियम हो सकता है। बट अगर मुझे जिंदा सही सलामत निकलना है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मेरे को भागना पड़ेगा, या फिर कोई रॉकेट में बैठना पड़ेगा, या कोई मशीन में, या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट में बैठना पड़ेगा जो सफिशिएंटली फास्ट जा रहा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर जा सकता हूं। लेट्स एज्यूम दैट मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली है और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, अभी आगे जा रहा हूं। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। ये एनर्जी किसके साथ इक्वेट कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ इक्वेट कर रहा हूं। इक्वेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतना एनर्जी अर्थ को दे दिया अभी। सो क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा और मुझे नया फॉर्मूला मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ve लिखा है मैंने यहाँ पे, e स्टैंड फॉर एस्केप, मुझे भागना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो इसको हम लोग क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी। सो ve इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r। इफ यू रिमेंबर ये 2 का हटाओगे ना तो ये वाला टर्म जो है gm बाय r, इसको हम लोग बोल रहे थे क्रिटिकल वेलोसिटी। सो ve इज इक्वल टू अंडर रूट 2vc। सो एस्केप वेलोसिटी जो होती है रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये क्या किया हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की, मैंने खुद को एक एनर्जी दी और उस एनर्जी के साथ अगर मैं भाग रहा हूं तो मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या हो रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। ओके, सो ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन और एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन। ओके, ve इज इक्वल टू अंडर रूट 2vc। नेक्स्ट, ओके, ये डिस्कस करने से पहले यहां पे डिस्कस करते हो। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट के पास। देखो, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ओके, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा। सो टोटल एनर्जी कितना होगा, सो बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए मुझे। लेट्स से बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितना हमारे पास, माइनस gmm बाय r, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ mv स्क्वायर। अभी v स्क्वायर की जगह मैंने c लिखा है। c क्यों लिखा है, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ के अराउंड अभी क्या कैसे गोल घूम रहा है, सर्कुलर फैशन में गोल घूम रहा है। ओके, सो हाफ mv स्क्वायर। ओके, नाउ v का वैल्यू मुझे पता है, vc का वैल्यू क्या था, अंडर रूट gm बाय r
तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी एम बाय आर, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी एम बाय आर। स्मॉल आर ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। सिंपल एडिशन करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे अगेन क्या मिलेगा माइनस जी एम एम बाय 2r। सो कैन आई से दैट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी इतनी थी जी एम एम बाय 2r और टोटल एनर्जी भी उतनी आ रही है जी एम एम बाय 2r, बस नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, which is nothing but twice of binding energy, which is nothing but a twice of binding energy। so ये हमारा रिलेशन हो गया किसका, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी का। ओके चलो लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, दैट इज टाइम पीरियड। अभी कोई भी सैटेलाइट अगर गोल घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड होगा, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है। इफ यू रिमेंबर सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज मैंने एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, v is equals to 2 pi r divided by t, v is equals to 2 pi r divided by t। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट गोल घूम रहा है, ऑब्वियसली सर्कुलर फैशन में घूम रहा रहेगा, अगर गोल घूम रहा है तो उसके पास कौन सा वेलोसिटी होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। सो व्हाट वी विल डू, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, which is equals to जी आर। अगेन अगर मैं स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ओके सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया अभी, जी एम बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 पाई टी आर प्लस एच बाय टी। ये क्या किया हम लोगों ने, v इज इक्वल्स टू, v मतलब क्या मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी आया है 2 पाई एज इट इज, t एज इट इज, और यहाँ पे क्या है r प्लस h, मतलब ये r की बात चल रही है, समझ में आ रहा है, ये r यहाँ पे, ये v वेलोसिटी यहाँ पे चल रही है। ओके नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करोगे उसका ये जो टी स्क्वायर उसको यहाँ पे लेके बाकी का सारा टर्म वो तरफ लेके गए, तो यहाँ पे r प्लस एच दी होल स्क्वायर और यहाँ पे r प्लस एच है, तो वहां पे जाके r प्लस एच दी होल क्यूब बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आएगा हमारा जी एम। नाउ 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, तो मुझे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं r प्लस एच दी होल क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच दी होल क्यूब, या फिर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ठीक, किस चीज का रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो गोल घूम रहा है उसका रेडियस। ओके ये फाइनल डेरिवेशन था। नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि अर्थ गोल कौन से वेलोसिटी पे घूमेगा, लेट्स से अगर देखो क्या हो रहा है, लेट्स से ना यहाँ पे मैंने कैनन रख दिया, एक क्लिफ ले लिया और यहाँ पे कैनन रख दिया, और यहाँ से क्या करो मैं बॉल को शूट कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली बॉल ऐसे नीचे गिरेगा, थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट फेंका तो बॉल ऐसे गिरेगा, थोड़ा और ज्यादा फास्ट फेंका तो ये ऐसे जाएगा, बराबर। अभी इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी हम लोग लेट्स से अर्थ के विद रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये अर्थ है, अभी यहां से मैंने वो बॉल फेंक दिया या फिर कैनन बॉल को शूट कर दिया, शुरुआत में ऐसे जा रहा था, और वेलोसिटी दी तो ऐसे, थोड़ी और वेलोसिटी दी तो ऐसे, एक सफिशिएंट वेलोसिटी दिया उसको, तो अर्थ वो ना नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन अर्थ का रेडियस कर्वेचर की वजह से ना वो गोल घूमना चल रहा है। इसका मतलब क्या, लेट्स से यहां से मैंने एक गन ले लिया और गन को शूट कर दिया, सो ऑब्वियसली गन का जो बुलेट जो फायर होगा वो बुलेट थोड़े टाइम के बाद नीचे आना चालू हो जाएगा। लेट्स से मैंने इस वेलोसिटी के साथ उस बुलेट को शूट किया है, जैसे जैसे वो बुलेट नीचे गिरने की कोशिश करेगा, अर्थ का रेडियस की वजह से अर्थ का कर्वेचर भी क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा, और जैसे मैंने बुलेट शूट किया थोड़े टाइम के बाद वो बुलेट पीछे से आके मुझे ही हिट करेगा। कार्टून में देखा रहेगा आप लोगों ने, ऐसे जा रहा है कोई और पीछे से वापस आ रहा है, सेम होता है। अगर मैंने सफिशिएंट वेलोसिटी के साथ उसको अगर प्रोजेक्ट किया तो वो अर्थ का पूरा ग्राउंड कंप्लीट करके पीछे से आके मुझे स्ट्राइक कर देगा ही। तो जिस वेलोसिटी के साथ मैं उसको इंपार्ट करूंगा उसी वेलोसिटी को हम लोग कब से क्या बोल रहे थे, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि अभी क्या करेगा, गोल घूमेगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो
ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाएगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो दो पैरामीटर्स आते हैं, या तो गोल घूमना चालू करेगा बट सर्कुलर फैशन में नहीं घूमेगा, वो इलिप्टिकल पाथ में गोल घूमेगा। इलिप्टिकल पाथ में जैसे अंडा जैसा बड़ा वाला। ओके, परहैप्स यू हैव सीन दैट हमारा जो मंगलयान मिशन था, हमारा चंद्रयान मिशन था, तो उसमें आप लोगों ने ट्रेजेक्ट्री देखी रहेगी, हमारी जो सैटेलाइट थी उसकी ट्रेजेक्ट्री देखी रहेगी। तो ऐसे वो गोल गोल घूम के उसका ना वो रेडियस बढ़ा करते जा रहे थे इलिप्टिकल पाथ का। ओके, और उसका यूज करके सफिशिएंट वेलोसिटी अटेन होने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जा रहे हैं, मून के ऑर्बिट में गोल घुमा रहे थे वो। ओके, सो यहां पे वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से यहां पे एक सर्टेन हाइट पे आ गए हम लोग। ओके, तो सैटेलाइट में दो स्टेज यूज होते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाई 2 स्टेज सैटेलाइट इज रिक्वायर्ड। सो जो फर्स्ट स्टेज होता है सैटेलाइट का, आप लोगों ने देखा रहेगा सैटेलाइट अगर कोई जा रहा है रॉकेट, सो बहुत सारे बूस्टर पार्ट्स रहते हैं, वो ऐसे थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं। सो मॉडर्न एरा में हम लोग 2 स्टेज वाले सैटेलाइट यूज नहीं करते, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 4 स्टेज वाले यूज करते हैं। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने का होता है, 2 स्टेज सैटेलाइट का होता ही होता है। वो कैसे, फर्स्ट स्टेज जो होता है सैटेलाइट का, वो क्या करेगा, अर्थ के सरफेस से निकला, एक सर्टेन हाइट पे लेके जाएगा उसको। उसके बाद एक हाइट अटेन हो जाने के बाद दूसरा स्टेज क्या करेगा, उसको गोल घुमाएगा, गोल घुमाने से अच्छा 90 डिग्री पे गोल घुमाएगा, एंड उसके बाद उसको एक सर्टेन वेलोसिटी दे देगा, और उस वेलोसिटी से क्या करेगा, वो गोल घूमेगा। कितना वेलोसिटी देना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, हम लोगों ने पिछले वाले डेरिवेशंस में देखा, उस हाइट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशन किए जाते हैं, और उस वेलोसिटी के साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, गोल गोल घूमना चालू करेगा। बाय मिस्टेकली लेट से कम वेलोसिटी मिल गई, क्रिटिकल वेलोसिटी से इंपार्ट कर दिया तो गोल घूमेगा। लेट से पाथ सी में आप क्या बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी हम लोगों ने इंपार्ट की है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ मैच कर दिया, तो ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, गोल। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है, सो ऑब्जेक्ट कहां पे गिरेगा, अर्थ के सरफेस पे क्रैश करेगा। ओके, बहुत कम है तो सीधा सीधा गिर जाएगा। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा कम है तो ऐसे स्पाइरल मोशन में जाके गिर जाएगा। एग्जैक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी की जितना होगा तो गोल घूमेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पता है ना, जो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के साथ इक्वेट करके करना है था। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के बीच का कोई वैल्यू है। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कितना था हमारे पास, √r, एंड एस्केप वेलोसिटी कितनी थी हमारी। तो इन दो नंबर्स के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उस केस में ऑब्जेक्ट कैसे गोल घूमेगा, हमारा इलिप्टिकल पाथ में गोल घूमेगा। अगर एस्केप वेलोसिटी या फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी है तो अर्थ सीधा, अर्थ बोल रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट होगा सैटेलाइट होगा वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ई वाला, दैट इज अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से सीधा बाहर हो जाएगा। So these are the various paths followed by the satellite depending on the value of velocity. Am I clear? देखो, so आप लोगों ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ा रहेगा। So उसमें हम लोगों ने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी जो प्लैनेट्स रहते हैं, so हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन से पाथ में गोल घूम रहे रहते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से बिग बैंग के टाइम पे ओके सब एक्सपांड हो रहा है, लेट्स से हमारा सन भी फॉर्म हो रहा है, अर्थ भी फॉर्म हो रहा है। लेट्स से सन ऐसे जा रहा है, सन यहाँ पे, और अर्थ जो पहले सन के सोलर सिस्टम का पाथ नहीं था वो कहीं पे स्पेस में से जा रहा है। ओके, और ये लेट्स से सन है, लेट्स से इमेजिन दिस इज सन, और ये अर्थ का जो मास है वो ऐसे जा रहा है। ओके, इस सर्टेन लोकेशन पे अगर उसका वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी जितना अगर लेट्स से आ गया, सो अर्थ क्या करेगा, अर्थ सन के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमना चालू करेगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच का वैल्यू उसको मिला होगा तो ये क्या करेगा, अराउंड सन इलिप्टिकल फैशन में गोल गोल घूमना चालू करेगा। सो अभी हम लोग ऑब्जर्व क्या करें, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड गोल घूम रहे, सारे के सारे कौन से पाथ में घूम रहे, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी एक सिंगल नंबर होगा। ओके, वो नंबर होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट हो जाएगा अगर नेचुरल केस अगर ले रहे तो। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम प्लैनेट, कोई एक सिस्टम होगा, स्टार का सिस्टम होगा जहां पे जो प्लैनेट्स होंगे सर्कुलर फैशन में गोल घूम रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कौन से पाथ में घूम रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको जब इनिशियल वेलोसिटी मिली होगी वो कौन सी मिली रहेगी, क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच वाली मिली होगी।
ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम जिस भाई साहब ने डिस्कवर किए, जिन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया वो कौन थे हमारे? केपलर। सो उनके 3 लॉ हैं, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो फर्स्ट लॉ तो हम लोग ने अभी देखा, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल फैशन, सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब ऐसे गोल घूमेंगे, अच्छा ऐसे गोल घूमेंगे, और सन कहां पे होगा? एक फोकस पे होगा, यहां पे हमारा क्या होगा? सन हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। सो एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से सन से अगर मैं एक रेडियस वेक्टर बना रहा हूं, लेट्स से यहां से, सो लेट्स से अर्थ यहां पे, लेट्स से अर्थ यहां पे, और थोड़े टाइम के बाद अर्थ लेट्स से यहां पे, लेट्स से 1 मंथ लग गया अर्थ को, तो उस टाइम पे उसने एरिया कितना स्वेप किया रहेगा? A1। अभी जरूरी नहीं कि इतना जो पाथ उसने ट्रेस किया है 1 मंथ में, सेम पाथ यहां पे भी ट्रेस होगा, नहीं, यहां पे सिर्फ इतना पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पे एरिया अभी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है छोटे से पार्ट के लिए। ज्यादा बोलने से अच्छा इस केस में दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होगा। ओके, सो लेट्स से ये भी कितना होगा हमारा? 1 मंथ होगा। सो इसका मतलब समझ में आ रहा है? लेट्स से यहाँ पे सन है, तो अर्थ जब गोल घूमेगा ना, तो यहाँ पे स्लो घूमेगा, और जैसे यहाँ पे फास्ट घूमेगा, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, मतलब सन के जैसे नजदीक जाएगा ना अर्थ हमारा फास्ट घूमेगा, जैसे दूर आएगा स्लो घूमना चालू करेगा। ये कौन बोल रहा है? केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं सिंपल। इसमें एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे A1 और A2 का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। एंड थर्ड, लॉ ऑफ पीरियड। तो ये किसकी बात की चल रही है? किस चीज की बात चल रही है? टाइम पीरियड की बात चल रही है, और हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, बराबर। बट ये R किसके लिए लिए थे हम लोगों ने? जब प्लैनेट सर्कुलर फैशन में गोल घूम रहा होगा। बट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? सारे के सारे प्लैनेट कौन से पाथ में गोल घूम रहे हैं? और इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल घूम रहे हैं। तो इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल घूम रहे हैं। तो ऑब्वियसली R लेके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि R तो रेडियस होता है। सो इलिप्स में हम लोग बोलते हैं उसको मेजर एक्सिस डिनोटेड बाय 2a। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको बोल सकते हैं कि डायमीटर है। ये इलिप्स का क्या है? बड़ा वाला डायमीटर है। उसको आधा करोगे तो उसका क्या करेगा? ये रेडियस की तरह काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी मेजर एक्सिस। सो दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? AQ। The square of time period is directly proportional to cube of semi major axis. So ये है हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ। ओके, विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने ब्रीफली सब कंसेप्ट इसके देख लिए। मैंने पहले बोला था सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके।